नमस्कार, 2 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मंत्रियों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को देना होगा बढ़ावा। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दुनिया के निवेशक प्रदेश में निवेश करने के लिए हो रहे हैं आकर्षित। जापान और दक्षिण कोरिया में 25,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं साइन। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने गोरखपुर के खिचड़ी मेले की देखी तैयारियां। मकर संक्रांति की पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का शीर्षक है वर्ष 2047 के जल दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के पहले दिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाटर विजन 2047 यानी कि अगले 25 वर्षों की यात्रा का अहम पड़ाव है। पीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। साथियों, इस सम्मेलन में होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द कंट्री इसके विजन को सामने रखकर चर्चाएं होना बहुत स्वाभाविक और आवश्यक भी है। होल ऑफ गवर्नमेंट का एक पहलू यह भी है कि सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह, एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के अकेले प्रयासों से सफलता संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता और सामाजिक संगठनों को जोड़ना जरूरी होगा। उन्हें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उनके अकेले के प्रयास से अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। इसलिए जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग के जरिए हमें इस दिशा में मदद मिल सकती है। पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हुआ है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है। और प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद अब दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया में 25,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि G20 की तैयारियों के लिए प्रदेश में व्यापक व्यवस्था की गई। यहां आने वाले लोगों को यहां की संस्कृति के रंगों से भी परिचित कराया जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर व्यापक तैयारियां सरकार ने की हैं। क्या कुछ खास हैं तैयारियां? हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है यूपी में, क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने इसके लिए खास? देखिए, पहले तो हम लोग आभारी हैं, पूरा देश आभारी आदरणीय मोदी जी का, जिनकी मेहनत, योगदान और ग्लोबल लीडर बनने के फलस्वरूप पूरे विश्व भर के देशों के लोगों का आकर्षण हिंदुस्तान के प्रति निवेश करने के लिए हुआ है। दूसरा, कोरोना काल के बाद ग्लोबल रूप से चाइना के प्रति विभिन्न निवेशकों का, कंपनियों का जो आकर्षण था वो खत्म हो रहा है और उसके वैकल्पिक डेस्टिनेशन के रूप में वो हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं। और जहां हिंदुस्तान की ओर आदरणीय मोदी जी के प्रयास से नजर जा रही है, तो वो उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले बीमारू उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जिसकी ओर कोई झांकना नहीं चाहता था, जिसके प्रयास भी नहीं थे। हम लोग विदेशों में गए, उन लोगों का साहब आप लोग तो पहली बार आ रहे हैं, आना था, गुजरात आता था, महाराष्ट्र आता था, केरला आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई प्रयत्न कभी सार्थक हुआ नहीं। लेकिन 2017 में जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनी, तो उसका निश्चित रूप से वातावरण बदला, लोगों का उत्तर प्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ा और लोगों को लगा कि कानून का राज हो, निवेश की संभावनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति हो, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम इंसेंटिव, तमाम तरीके की सब्सिडी, तमाम और आकर्षक योजनाओं का व्यवस्था करने की बात हो। उसका परिणाम है कि आज जो व्यक्ति हिंदुस्तान की ओर देख रहा है अपना निवेश करने के लिए, उसका आकर्षण उत्तर प्रदेश के प्रति स्वतः ही आदरणीय योगी जी के कारण बना है। आप विदेश यात्रा पे गए थे, आपने इनविटेशन वहां दिया, विदेश में रोड शो किया, जापान खासतौर से बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है, और कोरिया गए, क्या कुछ फीडबैक रहा वहां का? वहीं के फीडबैक वहां ये रहा कि जापान और कोरिया, यानी कि बड़ी बड़ी ज्यादातर कंपनियों का निवेश चाइना में था, आज वो चाइना से हटने का मन बना रहे हैं। अब उनको उन्हीं की ये फीडबैक में बता रहा था कि उनकी फीडबैक है कि वो हिंदुस्तान आना चाहते हो, हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश की ओर उनकी चाहत है कि हिंदुस्तान में जाएं, तो पहली पसंद उनकी उत्तर प्रदेश है। उन्हें लगता है कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, और खासकर जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है 2024 तक, उसको लेके बड़ा उत्साह है उनमें। उनको लगता है कि वहाँ आसपास जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वेस्टर्न यूपी में और खासकर वहाँ जेवर के आसपास, उसको लेके, और टूरिज्म सर्किट जो 12 का हमने बनाया है 12 डेस्टिनेशन को लेके, उसके प्रति, और प्रदेश में जो लैंड बैंक हम लोगों ने किया है, प्रदेश की जो औद्योगिक नीति बनी है नई, उसके लिए बहुत आकर्षक है। और उसी का परिणाम था कि दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ने लगभग 25,500 करोड़ के एमओयू तात्कालिक रूप से हमारे साथ हस्ताक्षरित किए, और हमें लगता है कि 50,000 के लगभग और एमओयू जब तक 10 से 12 फरवरी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समय आएगा तब तक और हो जाएंगे हमारे साथ। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को मिलने वाला है। और अच्छी खुशी की बात यह है कि जहां हम लोगों को शुरू में इस समिट में पर्यटन विभाग को 20,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था, आज हम लोग 80,000 करोड़ से वो उसके सापेक्ष एमओयू कर चुके हैं। एक और बड़ा इवेंट हो रहा है, ऐतिहासिक गवाह बन रहा है भारत G20 की अध्यक्षता का। ऐसे में यूपी भी उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, एक नई पहचान है यूपी ब्रांड को पूरी दुनिया में को दिखाने की। देखिए, जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, दुनिया का मोर देन 70% जिसके हाथ में पूरा कारोबार है, ऐसे देशों का ग्रुप का अध्यक्षता करना एक बड़ा सौभाग्य की बात है और गरिमा में विषय है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बधाई, और पूरे देशवासियों को फख्र और गर्व महसूस होना चाहिए, पूरे देश के लोगों को बधाई। और उसका सुअवसर 4 स्थानों पर उत्तर प्रदेश को मेजबानी करने का मिल रहा है। लखनऊ की धरती पर भी 13 तारीख से उसका आयोजन हो रहा है। ये बहुत ही उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्यशाली क्षण होंगे, जहाँ 100 से 150 देशों के प्रतिनिधि या राष्ट्र अध्यक्ष उसमें यहाँ उपस्थित दर्ज करा के भागीदारी करेंगे। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तस्वीर, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का परंपराएं, मूल्य, आदर्श, रहन सहन, सब वो प्रभावित होकर लोग जाएं, पूरे विश्व में यहाँ की एक नई छवि उभर के आए,
इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। ये थे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जयवीर सिंह जी, जो बता रहे थे कि प्रदेश इन ऐतिहासिक आयोजनों का गवाह बनेगा और यहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी विदेशी मेहमान आएंगे यहाँ से एक सुनहरी यादें लेकर जाएंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोविड की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 188 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 201 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.12% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2554 है। और राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 12 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में कुल 61,828 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 22 करोड़ 42 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। और इन्वेस्टर समिट के जरिए अलीगढ़ जिला औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई इबारत गढ़ने जा रहा है। इस इन्वेस्टर समिट में जिले को एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। इसके लिए अपने ही शहर के साई ग्रुप ने 200 करोड़ की निवेश की पेशकश की है, जिसकी औपचारिकताएं शुरू हो गई है। इस तरह अब तक जिले में 6000 करोड़ के करार हो गए हैं। साई ग्रुप के राकेश गुप्ता साई ने बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए 20 एकड़ भूमि का मानक है। उन्होंने 200 करोड़ के निवेश का करार इन्वेस्टर समिट में किया है। उसी अनुसार अलग अलग संकायों के लिए भवन बनना शुरू किया जाएगा। वहीं संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि 73 निवेशकों ने 5800 करोड़ का निवेश किया है। इसमें एमएसएमई क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के भी उद्यमी शामिल हैं। हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हम होटल कम रिजॉर्ट के लिए एमओयू साइन किया है हमने, जिससे करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा। इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, इसमें मैंने भी एमओयू साइन किया है और इसमें जो मेरा एमओयू है वो बेसिकली नॉटिकल इंडस्ट्री और फर्नीचर फिटिंग्स के लिए है। और अभी तक कार्यालय के प्रयासों से जो निवेश हुआ है वो एमएसएमई सेक्टर में हमने लगभग 3000 करोड़ के ऊपर का निवेश प्राप्त कर लिया है और पूरा अगर हम बात करें तो जनपद के करीब 73 निवेशकों ने लगभग 5800 करोड़ का निवेश दे दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से इन्होंने जो किया है वो बहुत ही अच्छा है उद्यमियों के लिए और सारे जो भी इसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं वो सब आगे आ रहे हैं, क्योंकि इन पे विश्वास है। ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं और जनता को इसका लाभ मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को इसको रोजगार मिलेगा। ये वाकई काबिल तारीफ कार्य हो रहा है और मैं इसकी कोट कोट बधाई देता हूं। और श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 5 वर्ष वाला बाल स्वरूप प्रतिमा के रूप में स्थापित होगा। श्रद्धालु के लिए मनमोहक रामलला की मूर्ति खड़ी मुद्रा में रहेगी। इस आशय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मूर्ति स्थापना के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर तिलक करें। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 14 जनवरी के बाद बताया कि उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 3 अति विशिष्ट शिल्पकार भी बैठक में शामिल रहे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति के संबंध में तकनीकी दृष्टि पर आधारित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में महेश वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषाद राज, माता अहिल्या, जटायु के मंदिर बनाए जाने पर मुहर लगा दी गई है, जबकि भगवान राम के मित्र सुग्रीव के भी मंदिर की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। पांच वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल राम लला, तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है। इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे
उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है। और चित्रकूट में किसान राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन अंतर्गत मिली सहायता से परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती कर डेली आय प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। उद्यान सलाहकार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के तहत निःशुल्क फूलों के बीज, पौध और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी किसानों ने बताया कि परंपरागत खेती के अलावा गुलाब और गेंदा की खेती की है, उससे आय में बढ़ोतरी हुई और आर्थिक हालात में भी सुधार हुआ है। सब फूलों की खेती करता हूँ जी, और खेती से ही मैं जब से इस विभाग से जुड़ा हुआ, मुझे मार्गदर्शन और प्रोत्साहित किया जाता है। इससे मैं आज आर्थिक स्थिति से काफी ठीक होता जा रहा हूँ। मुझे अब किसी के अगल बगल खर्च के लिए झांकना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ फूलों की खेती में जैसे गुलाब हो गया, तो गुलाब में इसमें पौधों में 100% अनुदान है, यानी 100% है, जिससे हम किसानों को अधिक से अधिक फूलों की खेती करवा सकें और उसमें अधिक से अधिक वो लोग लाभ प्राप्त कर सकें। हमारे विभाग द्वारा बीजों में 100% अनुदान के साथ में तकनीकी सहयोग फील्ड में जाकर के ऑफिस में सभी जगह उनको मुहैया करवाया जाए। अब बात करेंगे स्पॉन्सरशिप सिलेक्शन मिर्जापुर की। मिर्जापुर जिले के कछवा क्षेत्र के आही गांव निवासी महिला क्रिकेट खिलाड़ी को पैसे नहीं दे पाने के कारण प्रयागराज ट्रेनिंग कैंप से निकाल दिया गया। पैसे के अभाव में प्रतिभावान खिलाड़ी 4 माह से घर पर बैठी है। कछवा क्षेत्र के आही गांव निवासी ज्योति यादव काशीनाथ यादव की चौथे नंबर की पुत्री है। बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वे गांव में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती हैं। इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई न कर सकी। क्रिकेट देखकर लोगों ने उन्हें प्रेरित किया। बेहतर खेल खेलते हुए 12 से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं। ज्योति इंटरमीडिएट पास करने के बाद पैसे के अभाव में डिग्री कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकी। वे घर पर रहकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगी। पिता काशीनाथ खेती करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ज्योति ने कहा कि घर के काम के साथ ही क्रिकेट में रुचि है। ज्योति यादव DLCL स्पॉन्सरशिप ट्रॉफी खेलने के लिए उनका दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। 9 साल से खेलते हैं और लड़कों के साथ मैं क्रिकेट खेलती हूँ। गांव के खेत से क्रिकेट खेलती हूँ। दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है, जो 15 जनवरी को मैच खेलने जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी। क्रिकेट किट नहीं है, बैट नहीं है, जूते नहीं है, जाने का टिकट नहीं है, वो भी निकला है। खाने पीने का भी वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मेरे पास अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि मैं वहाँ जाके खेल सकूँ। मैं क्रिकेट में जाना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय तक सफर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो कर सकती हूँ। अगर हमें पूरा सपोर्ट मिल जाए तो मैं वो तय कर सकती हूँ अंतर्राष्ट्रीय तक सफर। न पैसा है, न उसको पहनने के लिए है, न उसको खाने के लिए है, न उसको रहने के लिए, घर भी नहीं है। और कैसे हम अपना यहाँ रह रहे हैं। हमारे 5 लड़की हैं, 1 लड़का है, और लेबराना हम करते हैं। कभी लेबराना का काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अपना उसी से जीवन कर रहे हैं। और गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिचड़ी मेला की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो 1 माह तक चलेगा। इस मेले में नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, मेडिकल और बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेले में ATS, STF की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। गोरखपुर के नहीं, आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, अच्छा उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों को कतार में रह करके उनको एक सुरक्षित तरीके से अपना उनको जो
बाबा गोरखनाथ जी का उनको दर्शन करने के लिए भी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनको जब जाए, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल अगर कोई दिक्कत हो तो उसका भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन करता है। उसको हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव होना चाहिए। तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहाँ पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है। और बाराबंकी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी इन दिनों निजी अस्पतालों की बेहतर सुविधाओं को चुनौती देता दिख रहा है। लगातार 4 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाला बाराबंकी की सीएचसी बड़ा गांव का राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए उसका चयन हुआ है। जिले की इस सीएचसी ने सफाई और सुविधाओं के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से आई 2 सदस्यीय टीम ने बीती 28 और 29 अक्टूबर को सीएचसी में ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, जनरल एडमिन, फार्मेसी की बिंदुवार जांच की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद सीएचसी बड़ा गांव का इस उपलब्धि के लिए चयन किया गया है। ये भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकृत एवं जनता की बेहतर सुविधा के लिए इंक्वायस्ट टीम जो राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल का जो चयनित हुआ है, उसमें भारत सरकार द्वारा 2 सदस्यीय टीम आकर के अस्पताल का गहन निरीक्षण किए। 28-29 अक्टूबर को हमारे यहाँ निरीक्षण हुआ और उन्होंने 8 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, इसमें ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, लैब, लेबर रूम, इमरजेंसी और जनरल एडमिन एंड एक्जिलरी का निरीक्षण किया, जो कि इनके मानक 70% होते थे। और हमने 83.12% अंक हासिल करके हमने प्रदेश में अपना स्थान ग्रहण किया। हमारे जनपद में सीएचसी बड़ा गांव को इनक्वास यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर और विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। 8 बिंदु लिए जाते हैं, जैसे कि हमारी ओपीडी कितनी है, इंडोर में कितने पेशेंट आए हैं, उनकी जांचें कैसे हुई हैं, डिलीवरी का स्टेटस क्या है, इन सब को मिला करके 8 बिंदुओं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आती है और वो इसका इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसके आधार पर जिन फैसिलिटीज़ का 77% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, उनको इसमें चयनित किया जाता है। बड़ा गांव सीएचसी के 83.12% मार्क्स रहे और इसको एक हमारे प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे ने गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तथा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली को पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने प्रयागराज में बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारतीय रेल का ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इस उपलब्धि के तहत अब तक कुल 762 किलोमीटर का रेल मार्ग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस हो गया है। इससे एक ओर ट्रेनों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री भी कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे। इस सिग्नलिंग प्रणाली के तहत एक ही रेल ट्रैक पर एक समय में निर्धारित दूरी पर 2 ट्रेनों को भी एक साथ चलाया जा सकता है। इससे ट्रेनों का आवागमन लगातार बना रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे का गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक का रेलमार्ग यात्री और मालगाड़ियों की दृष्टि से सबसे मुख्य और लंबा रेलमार्ग माना जाता है। देखिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली एक नवीन प्रणाली है जिसमें ट्रेन का सेक्शन होता है, जो हमारी रेलवे लाइन होती है, इसमें ट्रेन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब 2 ट्रेन के बीच में कम गैप में भी ट्रेन चलती हैं, ज़्यादा ट्रेन चल सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात की सघनता ज़्यादा है, ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली होने से गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ती है और अधिक गाड़ी हम हैंडल कर सकते हैं।
लखनऊ के प्रतिष्ठित विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज ने आज अपना 84वां संस्थापक दिवस मनाया। समारोह में प्राइमरी से लेकर परास्नातक तक के 28 मेधावियों को सम्मानित भी किया गया। इसमें 9 टॉपर्स को मेडल दिए गए। इस बार स्वर्गीय डॉक्टर रवीन्द्र नाथ मिश्रा और स्वर्गीय विद्या मिश्रा की स्मृति में 2 नए मेडल भी जोड़े गए। सर्वाधिक दो मेडल बीकॉम की टॉपर अंजलि वाजपेयी और एमकॉम के टॉपर तुषार गुलाटी को मिले। प्रसिद्ध समाजसेवी विक्टर नारायण विद्यांत ने 1938 में विद्वांत हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। 1940 में हाई स्कूल, 2 वर्ष बाद इंटर कक्षाओं की शुरुआत हुई। डिग्री कक्षाओं की शुरुआत 1954 में हुई। समारोह में काशी विद्यापीठ वाराणसी में राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश राय ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रबंधक शिवाशीष घोष, डिग्री सेक्शन की प्राचार्य धर्म कौर और इंटर सेक्शन की प्रिंसिपल विभा वाजपेयी समेत कई लोग शामिल रहे। आज 5 जनवरी को संस्थापक दिवस मनाया जाता है हमारे महाविद्यालय में। इस कॉलेज का फाउंडेशन रखने वाले सर वीएन विद्यांत, विक्टर नारायण विद्यांत का जन्मदिन भी है। इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के लिए नहीं मनाया गया। और आज श्री चंद्र प्रकाश डीजी इंक्वायरी IPS वो मुख्य अतिथि हैं। आज संस्थापक दिवस जो प्रतिवर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है, उस पर मैं उनको स्मृति स्वरूप कुछ पुष्पांजलि अपनी अर्पित करना चाहती हूँ। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अपना अद्भुत वैभव में जीवन बिताते बिताते विरक्ति के फलस्वरूप उन्होंने सर्वस्व समाज सेवा में समर्पित करने का विचार करते हुए अपना सर्वस्व समाज को समर्पित कर दिया। उनके इस धरोहर स्वरूपी विद्यांत इंटर कॉलेज से हम हजारों परिवार पुष्पित पल्लवित हुए और आगे भी हम आशा करते हैं कि सब उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हुए एक त्याग और परोपकार का जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। और ताजनगरी आगरा में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। कड़कड़ाती ठिठुरन भरी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोग घरों में कैद होने को भी मजबूर हो रहे हैं। भीषण कोहरे के आगोश में समाई ताजनगरी में पर्यटकों पर भी गहरा असर पड़ा है। ताज का दीदार करने के लिए आगरा आने वाले पर्यटकों में भी कमी दर्ज की गई है। भीषण कोहरे में ताज का दीदार न कर पाने को लेकर देशी विदेशी पर्यटक मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं आगरा में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और घने कोहरे के चलते ट्रेनों पर भी असर दिख। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मंत्रियों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी को देना होगा बढ़ावा। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दुनिया के निवेशक प्रदेश में निवेश करने के लिए हो रहे हैं आकर्षित। जापान और दक्षिण कोरिया में 25,000 करोड़ से ज्यादा के MOU हुए हैं साइन। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने गोरखपुर के खिचड़ी मेले की देखी तैयारियां। मकर संक्रांति की पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया है रेड अलर्ट। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।